नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंचतत्व नेचुरोपैथी में। आज एक बहुत ही लकी डे है कि हम कुशीनगर की पावन भूमि पे हैं, जहां हमें अचानक में एक बहुत ही अच्छे आयुर्वेद के जानकार मिल गए। आयुर्वेद असल में अपने आप में ही एक संपूर्ण शब्द है, जिसमें आयुर्वेद को अगर संधि विच्छेद करके हम देखें तो आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है ज्ञान या विज्ञान। आयुर्वेद जीवन जीने का विज्ञान है। तो आइए देर ना करते हुए हम डॉक्टर राजकुमार त्यागी जी से मिलते हैं और वो जानते हैं कि आयुर्वेद क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और नमस्ते डॉक्टर साहब। बहुत खुशी की बात है कि आप यहाँ मिल गए और हमने सोचा कि कुछ हम अपने दर्शकों तक भी आपका ज्ञान पहुँचाएं हैं। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब की विशेषज्ञता है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे पंचकर्मा जानते हैं, आयुर्वेद के दवाइयों के विशेषज्ञ हैं और प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर साहब के अंदर जो हुनर है उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। डॉक्टर साहब का आयुर्वेद सेंटर कई जगह है। जो पहला है पश्चिम बिहार दिल्ली में, दूसरा जो मेन है वो सरदना क्या जगह है डॉक्टर साहब? गांव कालन, सरदना तहसील, जिला मेरठ में, और तीसरा कुशीनगर में है और चौथा कहाँ है सर? चौथा अभी शुरू करने वाले हैं। हाँ। वो है रक्सौल, जो नेपाल बॉर्डर पे है बिल्कुल। हाँ। और लेकिन अभी वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं तो अभी हम वहाँ कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है तो प्रचार वगैरह हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद में उसका वो करेंगे। हाँ, लेकिन कुशीनगर में ही हम चाहते हैं कि यहाँ डेवलप हो, और क्योंकि यहाँ विदेशी लोग आते हैं और देश के साथ साथ विदेश के लोग हमारी जो विद्याएं हैं, भारतीय परंपराएं हैं, योग हुआ, आयुर्वेद हुआ, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, हम लोगों से ज़्यादा देते हैं। तो हमने यहाँ पे भी जीवक के नाम से शुरू किया। जो भगवान बुद्ध के टाइम में वैद्य जीवक हुए हैं, उनके नाम पर हमने यहाँ से शुरू किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने जगह लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया है। मैं अक्सर वीडियोज़ देखती रहती हूँ, मैडम जो संभालती हैं सरदना कालंद में, इतने लोग स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी बड़ा मन है कि वहाँ पे जाऊँ, उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्दी जाऊँगी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद का विश्लेषण अगर हम करें तो क्या है? जैसा डॉक्टर साहब आपने शुरू के इंट्रोडक्शन में ही बताया है, अपने ही इंट्रोडक्शन में, ये आयु का ही वेद है, ज्ञान है कि किस तरीके से हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं जी। और इसमें केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी हम स्वस्थ रहें। जी। तो अगर हम अपने सनातन धर्म को देखते हैं जी, उसमें जो भारत भूमि से निकले हुए सभी धर्म हैं, उसमें जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, सिख भी हैं, और अपने जो सनातनी हैं वो सब उसी में हैं। वो सब मानसिक उपचार है। जी। तो जो मानसिक उपचार है जी, मन को, क्योंकि मन से भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जी, तो मन को स्वस्थ बनाने के लिए धम्म है। जी। वो अलग अलग तरह से आप जिस पर भी विश्वास करते हैं, जिसको भी मानते हैं, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। तो ये पूरी लाइफ स्टाइल ही, कैसे फिजिकली फिट रहना है आपको और कैसे मेंटली फिट रहना है, वो ही पूरा विज्ञान जो है आयुर्वेद है। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में त्रिदोष क्या है? त्रिदोष, जैसा आपने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है जी, ये बहुत ही अच्छा नाम है जी। और क्योंकि पंच महाभूतों से ही संसार की रचना हुई है जी। तो पंच महाभूत में आपकी पृथ्वी और जल, ये मिलके बनाते हैं कफ, जो एक संसार को आकार देते हैं जी। और जो अग्नि है वो बनाती है पित्त, यानी कि गर्मी देती है, और जो वायु और अंतरिक्ष है ये वात बनाती है। तो ये त्रिदोष इन पंच महाभूत से बनके ही हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इसे त्रिदोष के सिद्धांत में ला दिया है। तो इन्हीं को अगर हम बैलेंस रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और लंबे टाइम तक जिएंगे। इन्हीं को बैलेंस रखने के लिए मन से और
शरीर से जो स्वस्थ करते हैं वो ही पूरा आयुर्वेद है। जी डॉक्टर साहब, आपने पहले भी मन के बारे में बताया, अभी भी मन के बारे में बताया है, तो ये मन से हम कैसे रोगी होते हैं? मन से हम इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा आपको। जी। आपने देखा होगा कि कोई आदमी उल्टी कर रहा होता है तो जी। उसको दूसरा देख के उल्टी करना शुरू हाँ, कर जी देता जी है। जी। तो मन का हमारे शरीर पे इतना सारा प्रभाव है। ओह। अब आपको जो भी मनपसंद आपकी चीज़ है, जो जिसे आप खाने में सबसे अच्छी लगेगी आपको, उसको भी अगर आपको कोई गंभीर ऐसी सूचना मिल जाए जो बहुत दुखद हो, तो आपकी भूख एकदम गायब हो जाती है। जी। तो सारा जो हार्मोनल सिस्टम है हमारा, जो बॉडी को बैलेंस करता है, जो आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है, आप तो खुद विद्वान हैं उसमें, तो वो सारा बैलेंस हमारा मन से ही चलता है, मस्तिष्क से ही चलता है। जी। जो मानसिक रोग हैं, मानसिक स्थिति है, उसका भी हमारे जीवन पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। जी। तो ये धम्म जो है, जो आध्यात्म है, वो सब मानसिक उपचार ही है। जी। जैसा मैं मानता हूँ, हो सकता है कुछ लोग उससे सहमत होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन धम्म को मैं मानसिक उपचार ही मानता हूँ। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। नहीं सर, अगर हम बारीकी से देखें तो आपकी बातें 100% सत्य है और हमारे बहुत सारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा। जी, आशा तो यही है। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी दवाइयों के निर्माता भी हैं, बहुत सारी दवाइयों को आपने बनाया है। आपका एक स्पाइन के लिए दवा है जिसको मैं बड़ी बारीकी से जानती हूँ, तो उसके बारे में ज़रा सा बताइए डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर साहब हमारे परिवार से जुड़ा हुआ फार्मूला है उसका, और हमने बचपन में ही, जब हम बहुत छोटे थे, तो हमारी माताजी को साइटिका की बीमारी हुई थी। जी। तो उसको उस टाइम इंजेक्शन भी वही आते थे, एक ही इंजेक्शन को धो के लगाते थे। ये नहीं थे कि जो अब आज सिरिंज आती है एक बार यूज़ करते हैं, उसे दोबारा यूज़ नहीं करते। तो माताजी को हमारे इंजेक्शन भी लगे थे और वो पक गए थे, वो बड़े कष्ट में रही थी। तो हमारे पिताजी जॉब में थे, इंस्पेक्टर थे यूपी पुलिस में। तो वो कहीं से, अब हमें ध्यान नहीं है वो कहाँ से लाए थे, तो वो एक दवाई लेकर आए थे, किसी वैद्य का फार्मूला लेकर आए थे। जी, किसी ऋषि मुनि से ही उनको संपर्क में, क्योंकि वो भी बड़े धार्मिक थे हमारे पिताजी भी। तो वहाँ से वो एक फार्मूला लेकर आए थे और उस फार्मूले से हमारी माताजी ठीक हुई। क्या तो उसी फार्मूले को जीवित रखने के लिए कि वो विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि आजकल के टाइम में हम लंबे टाइम तक गुलाम रहे हैं। पहले इस्लामिक शासन यहाँ आया, फिर यूरोपियन से आए, तो हम जो अपनी अच्छी चीज़ें भी हैं उनको महत्व देना हमने बंद कर दिया। कोविड की जो महामारी आई है, ये भी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए वरदान ही हुई है साबित। आयुर्वेद के लिए लोगों की बड़ी जागरूकता बढ़ी है। इसमें बहुत लोगों ने काढ़े बना के पिए हैं और अपने आप को स्वस्थ बनाया, तो अब दोबारा से जागरूकता आ रही है। सर, वो जो दवाई का फार्मूला है जिसको आपने जिंदा रखा है, मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोगों को रोग मुक्त होते हुए। जी। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये जो कोई भी रीढ़ के बीमारी का रोगी होता है, वो आपके यहाँ जाके क्योर हो जाता है। जी। ऐसा क्या जादू आप करते हैं? जादू यही है कि वो भी वायु ही रोग है, वात रोग ही बोलते हैं उसको। और जब अपान वायु बढ़ती है तो जिधर भी जाएगी उधर वो सुखाने का काम करेगी। अगर हड्डियों को सुखाएगी तो वही है। अब भारतीय परंपरा में देखते हैं कि जो लाठी होती है, घरों में पहले रखी जाती थी पशुओं के लिए, कुत्तों के लिए, सुरक्षा के लिए लाठी लेकर चलते थे, तो उसको भी हम तेल पिलाते थे। हाँ, तेल पिलाते थे। तो वो अभ्यंग ही है, यानी कि हड्डियों को जितना हम तेल पिलाएंगे उतनी ही हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। वो वायु रोग को करने के लिए, बैलेंस में कम करने के लिए वो स्नेहन ही है। और वो दो तरह से होता है, एक एक्सटर्नल होता है जो बाहर से करते हैं, और जो एक हमने जो घृत बनाया हुआ है, महाऔषधि घृत, उसकी हम बस्ती देते हैं। तो उसका भी, उसकी MRI की रिपोर्ट आजकल तो जांच हो जाती है, कितना नुकसान है, क्या हुआ है, उसको देखकर भी हम बता देते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा और कितना खर्च आएगा, वो सब क्लियर कर देते हैं। अगर व्यक्ति धैर्यपूर्वक उस चिकित्सा को लेता है तो उसमें भी रिजल्ट मिल जाता है। जी। रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिला है, मैंने आपके यहाँ देखा है बहुत। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में हम ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि कैसी जीवन शैली अपनाएं कि स्वस्थ रहें, क्योंकि आजकल के आपाधापी के जीवन में एक सबसे बड़ा समस्या है कि हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं।
इसमें उषा जी सबसे पहले जो है, सबसे मेन जो है, वो मैं आध्यात्मिक रूप से जोड़ता हूँ। उसमें आदमी को अपने से मित्रता करनी चाहिए, खुद के साथ मित्रता। क्योंकि आपको इस जीवन में भी आप देखेंगे कि लोग भाइयों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर उनका कोई सच्चा मित्र है तो उसके साथ वो सपने में भी उसका बुरा नहीं करते। तो वो व्यवहार अपने साथ करना है। अब इसे आप पूछेंगे कि ये कैसा है, मैं पूछने ही वाली हूँ कि अपने से मित्रता मतलब हम अपने से मित्रता कैसे निभाएं? अपने से मित्रता नहीं, दूसरे से मित्रता तो समझ में आ रहा है कैसे निभाएं, लेकिन खुद से मित्रता मतलब? खुद से मित्रता ये है, एक तो होती है जो डायरेक्ट ही दुश्मनी हम अपने आप से कर रहे होते हैं। उसके उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे। जैसे जो भी खाद्य पदार्थ हैं जिस पर भारत सरकार ने लिखवा दिया है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पर फोटो भी बनवा दिया है, कैंसर तक के फोटो भी बनवा दिए हैं। उन पे सरकार ने टैक्स भी 40% लिया हुआ है, ताकि वो इतने महंगे हों कि लोग उनसे ना खरीदें, महंगा करके। लेकिन तब भी उसको अभी मैं यहाँ भी देखता हूँ, सुबह के टाइम लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और वो इसलिए आते हैं कि हम सुबह घूम रहे हैं, हम स्वस्थ होंगे, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे वो कर रहे होते हैं। तो जब मैं उनसे, ये मैंने मैत्री धारा मिशन बनाया हुआ है, इसको देख के वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो मैं कहता हूँ कि अपने आप से मैत्री करनी है। तो वो कहते हैं अपने से दुश्मनी कौन करता है, तो मैं उन्हें यही बताता हूँ, मगर देखो आप कर रहे हैं। तब उनको समझ में आता है, अनजाने में आप अपने से दुश्मनी कर रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं है उषा जी। तो ये तो होगी डायरेक्ट वाली। दूसरी है ओवर डाइट, जिसका हमें एहसास ही नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि बचपन से ही जो चीज़ें हम खा रहे हैं एज के अनुसार वो हमें पच जाएंगी, जबकि बचपन में शरीर को ग्रो भी होना है। लोग उसमें जैसे एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो उसमें खूब सारा मसाला ईंटें लगेंगी, लेकिन जब वो बिल्डिंग बन गई है तो उसमें सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन हम उसमें उतना ही भर रहे हैं तो उसमें ब्लॉकेज होंगी। जितनी भी कफ वाली ब्लॉकेज वाली बीमारी हैं वो सब ओवर डाइट का परिणाम है। अच्छा, इसका मतलब ये जो है ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट की बीमारी, ये सब ओवर डाइट से होता है? ये सब ओवर डाइट ही है। फालिज मारना, ये जैसे ब्लॉकेज में बता दूं, जैसे यहाँ जम गया तो थायराइड नहीं की बीमारी हो गई, थायराइड, और उस पर पेंक्रियाज पे जम गया तो शुगर की बीमारी हो गई, वहाँ से वो नहीं निकलेगी। और आँखों पे जम गया तो मोतियाबिंद हो गया, नाक में जम गया तो साइनस की हो गई, मस्से बन गए, कहीं कहीं बॉडी में गांठ हो गई हैं, और औरतों में ब्रेस्ट में गांठ होती हैं, यूट्रस में गांठ होती हैं। ये कुल 20 बीमारी हैं जो सब की सब ब्लॉकेज करती हैं। ये ओवर डाइट से होता है? अच्छा, ये ओवर डाइट है, और जिनको पता ही नहीं है कि वो अपने आप से दुश्मनी कर रहे हैं। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि जो आपका फिजिकल वर्क है और या आप मेंटल वर्क करते हैं, मानसिक वो करते हैं, जैसे वो टीचर हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क जिनका नहीं है, तो उनको उतना ही खाना चाहिए जितना वो बैठे बैठे भी पचा लें। यदि वो फिजिकल वर्क करते हैं तो उनको वो बहुत पौष्टिक खाना खाना चाहिए, नहीं तो वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, तो वो भी दुश्मनी हो जाएगी। तो एक तो ये है, एक एज के अनुसार खाना है। जैसे अभी बच्चे को ग्रो करना है तो उसे खूब खिलाओ, भाई उसका शरीर भी बनेगा। और एक जब बिल्कुल फिक्स हो गई है तो फिर उसको मेंटेन करना है। अब बुढ़ापे में तो उतना ही खाना है, क्योंकि पाचन भी कमज़ोर हो जाता है जितने को आसानी से पचा सके। तो ये हो गई दूसरी दुश्मनी जो हम करते हैं अनजाने। तीसरी है जिसके लिए धम्म है, वो है मानसिक। मानसिक क्या है कि हम दूसरे को देख देख के क्रोधित होते रहते हैं। उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन अपने आप में हम बीमारी पैदा कर लेते हैं। जब क्रोध होगा तो क्रोध बढ़ने से पित्त बढ़ता है, और पित्त जो है 40 बीमारियों का कारण बनता है, जिसमें कैंसर भी है। तो एसिड जो है गलाने का ही तो काम करेगा। तो उसके लिए मन को किस तरीके से आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, किस तरीके से शांत रखेंगे कि दूसरा आप पे हावी ना हो जाए। अब इसका भी उदाहरण देता हूँ कि कोई अभी आए और मेरे और आपके ऊपर एक गिलास पानी फेंक दे, तो हम अभी उसे यहीं कूट देंगे, लेकिन हम बारिश में भीग जाएं। यानी कि जो प्रकृति के द्वारा जो कृत हैं उसका हम करेंगे कुछ, जवाब नहीं दे पाते हैं। हाँ,
उसका ये उदाहरण है, ये वृक्ष। जी जी। अगर इसे कोई आदमी गिरा देता तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते। जी जी जी। अब आंधी तूफान आई, गिरा दिया। जी जी जी। तो वो जो है भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग, अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी। जी। तो यही है मानसिक वो, ताकि हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। जी जी जी। तो ये 3 तरह का है। जो आदमी इसमें पूरी तरह से, आसान नहीं है, आसान इसलिए नहीं है, हम दूसरों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, खुद को कंट्रोल नहीं करते। जी जी जी। खुद को साथ में क्या व्यवहार करना है उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। बस मैं चाहता हूँ उषा जी मेरे रिमोट से चलें, सारी दुनिया मेरे रिमोट से चले। जी जी। और मेरा खुद पर नियंत्रण नहीं है। उषा जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे 2-4 गाली सुनाएंगे और मैं एकदम लाल पीला हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब, कहने का सेंस ये है कि किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। जी, ऐसी ये उषा जी मैत्री में एक चीज़ और भी है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं वो आत्महत्या करते हैं, और उसका आत्महत्या करने का उसका जो कारण है वो डिप्रेशन है। उनके साथ जो कुछ भी घटित हुआ है वो किसी को संकोच बस नहीं कह पा रहे हैं, इतने ज़्यादा संकोच उसमें आ गए हैं, उसी से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसी से आत्महत्या। तो क्या आपके कहने का भाव है कि अगर हम किसी स्ट्रेस में हैं तो किसी अपने खास से जरूर शेयर करना चाहिए? जी, जो आपका मित्र है, जिसको आप अपनी बात करते हुए कोई संकोच आपके मन में ना रहे कि मेरे मजाक उड़ाएगा वो करेगा, तो आपका अगर कोई ऐसा मित्र है तो आप उससे अपनी बात जो शेयर करेंगे उससे जो है वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। और जो है इसी को आयुर्वेद में जो बोला गया है ये प्राकृतिक वेग है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, रोना भी उसमें से है, और जम्बाही खाना वो सभी अगर हम रोकते हैं तो ये जो प्राकृतिक वेग है उसमें लैट्रिन जाना, पेशाब जाना, ये सब है। उसमें भी क्रोध हुई है, लेकिन क्रोध को तो नहीं निकालने के लिए बोला है। कोशिश तो ये करें, हम आध्यात्म में इतने ज़्यादा है कि हम क्रोध आए ही तो उसी स्थिति में, तो उसी में एक उद्गार है। उद्गार का मतलब है आपकी कुछ बात कहने की इच्छा हो रही है लेकिन आप कह नहीं रहे हैं संकोच, तो उसको बात को ना कह के आप अंदर ही अंदर अपने हार्ट को नुकसान कर रहे हैं, उसी में आत्महत्या करते हैं। तो अब भी इसका भी एक उदाहरण दूंगा। जैसे ट्रैफिक में फंसते हैं लोग और एक सामने वाला को ड्राइवर जो है वो सामने वाले दूसरे ड्राइवर को गाली देते हुए निकल जाते हैं, तो आपस में सुन नहीं रहे लेकिन उनके जो अंदर उद्गार था वो निकाल। तो ये उद्गार हैं। अगर ये उद्गार निकालने के लिए आपके जीवन में कोई आपका सच्चा मित्र है जिससे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, तो आप परम धनी लोगों में शामिल। धन मतलब धनवान है। इसका एक उदाहरण है, फोर्ड कंपनी का मालिक था अमेरिका में। वो अपने टाइम में शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसने जीवन में कोई मित्र नहीं बनाया था। तो उसने ये कहा था मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी, क्योंकि वो मर भी गया था। उसकी फैक्ट्री में वो हुई, हड़ताल हुई और 15 दिन तक तो उसका कुछ पता ही नहीं था कहाँ है। वो फैक्ट्री में ही बंद था और उसका कोई मित्र था नहीं कि उसे ढूंढता कहाँ है कैसे है। और जो उसके जो एम्प्लॉय थे वो सोच रहे थे छुपा हुआ है जान बुझ के, पता चला वो उसी में मर गया। अगर उसका मित्र होता तो उसकी जान बचती। ऐसे ही जीवन में ज़्यादा नहीं तो 1-2 मित्र होने चाहिए, लेकिन वो रामलीला के कलाकार नहीं होने चाहिए। वो वास्तव में मित्र ही होने चाहिए। तो अगर मित्र भी हैं जीवन में तो भी आपकी बहुत सारी समस्याएं, जो मानसिक समस्याएं हैं, उनसे आप काफ़ी हद तक निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा मिलते रहेंगे। नहीं, मेरे लिए भी एक अच्छा अवसर है कि आप अचानक यहाँ आया। हमारी मुलाकात ऐसी जगह हुई भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि है, जो अपने आप में एक विशेष है, जिसका भगवान ने खुद चयन किया था कि मैं वहाँ जाकर अपना शरीर करूँगा। तो भगवान ने मिलाया तो कुछ अच्छे के लिए ही है। बहुत अच्छा लगा।